हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस दूसरे लेक्चर में जिसमें मैं कंप्लीट करूंगी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर। कल मैंने स्टार्ट किया था आपके साथ क्लास 11th की एनसीईआरटी इकोनॉमी की एनसीईआरटी का चैप्टर 1 जिसका नाम था इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, उसमें मैंने आपको आधे से ज़्यादा चैप्टर करा दिया था, जिसमें मैंने आपको क्या क्या कराया था। मैंने आपको करा दिया था इंट्रोडक्शन, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कॉलोनियल रूल से पहले हमारी इकोनॉमी कैसी थी, उसके बाद हमारी इकोनॉमी कैसी थी, जिसमें मैंने आपको एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में बताया था, इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में बताया था। अगर आप चाहते हैं दोबारा से पढ़ना तो आप रिविजिट कर सकते हैं मेरी पुरानी वीडियो को। इस वीडियो में मैं आगे का पढ़ाऊँगी, ठीक है, जिसमें मैं सबसे पहले आपको पढ़ाऊँगी, कहाँ थे हम जी, फॉरेन ट्रेड। तो मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाऊँगी सबसे पहले फॉरेन ट्रेड की, जब इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारी फॉरेन ट्रेड की क्या कंडीशन थी, उससे पहले क्या कंडीशन थी, और कॉलोनियल रूल के टाइम पे क्या कंडीशन थी। फॉरेन ट्रेड आप सबको पता है क्या होता है। फॉरेन ट्रेड मतलब हम जो भी हमारी जो कंट्री है यानी इंडिया का, जो बाकी नेबरिंग कंट्रीज़ या बाकी दूर की कंट्रीज़ से जो हमारा ट्रेड यानी व्यापार जो हम करते हैं दूसरी कंट्रियों से अपने अलावा, ठीक है, अपनी टेरिटरी के अलावा हम जब दूसरी कंट्री से व्यापार करते हैं तो उसे कहते हैं फॉरेन ट्रेड। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं इसके बारे में क्या है। इंडिया हैज़ बीन अ इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन सिंस एंशियंट टाइम। एंशियंट टाइम यानी पुराने समय से ही इंडिया में व्यापार के बहुत ज़्यादा प्रचलन था, यानी बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होती थी। ठीक है, बट द रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी, रिस्ट्रिक्टिव मतलब दबाने वाली, ठीक है, जो हमारे ट्रेड को दबाए, ऐसी पॉलिसीज़ जो थी ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन, कमोडिटी मतलब सामान को प्रोड्यूस करने की, ट्रेड की, टैरिफ की, बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ थी उन्होंने एडवर्सली यानी कि नेगेटिवली अफेक्ट किया किसको, हमारे इंडियन फॉरेन ट्रेड को। ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली यानी कि उसकी वजह से फिर क्या हुआ, जो उनकी पॉलिसीज़ थी रिस्ट्रिक्टिव, उसकी वजह से क्या हुआ, इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट सच एज रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिगो, जूट एक्सेट्रा, एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड कंज्यूमर गुड लाइक कॉटन, silk and woolen clothes and capital goods like light machinery produced in the factories of Britain। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी कि सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था ब्रिटेन में। ठीक है, और ब्रिटिशर्स ने ही हमको रूल किया था। तो ब्रिटिशर्स ने हमारी इकोनॉमी को इस तरीके से बना दिया था कि हम सिर्फ क्या करें, हम सिर्फ रॉ मटेरियल कच्चा माल ही हम उनको एक्सपोर्ट करें, जबकि जो फिनिश प्रोडक्ट जो हम पहले हमारे हैंडीक्राफ्ट जो हमारे बनाया करते थे हम उसे ना यूज़ करके ब्रिटिशर्स के बने फिनिश प्रोडक्ट जो कि उनके इंडस्ट्रीज़ में बनता था, ठीक है, हम उसको इंपोर्ट करें और उसको यूज़ करें। ठीक है, तो ब्रिटिश की पॉलिसी से क्या हुआ, हम रॉ मटेरियल जो कि रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, इन सबको तो करने लगे एक्सपोर्ट, और जो फिनिश प्रोडक्ट जो पहले हमारी कंट्री में भी कभी बना करते थे लेकिन अब हम उनको ब्रिटेन से इम्पोर्ट करने लग गए। ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस ब्रिटेन मेंटेन अ मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियाज़ एक्सपोर्ट। मोनोपोली मतलब एक ही कंज्यूमर, मतलब एक ही व्यापारी जो सारा कुछ कंट्रोल कर रहा है। मतलब हमारे सारे एक्सपोर्ट्स को कौन कंट्रोल करता था, मोनोपोली, यानी कि हम जो भी सामान एक्सपोर्ट करते थे या जो भी सामान इंपोर्ट करते थे। एक्सपोर्ट मतलब हम जो सामान बाहर भेजेंगे, एग्जिट। इंपोर्ट मतलब इंटीरियर, मतलब अंदर जो हम लेंगे, जो हम इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, जो हम एक्सपोर्ट करते थे वो भी हम ब्रिटेन को करते थे। क्या करते थे, कच्चा माल। जो हम इंपोर्ट करते थे उनके फिनिश प्रोडक्ट वो भी हम ब्रिटेन से ही करते थे। तो ब्रिटेन की मोनोपोली हो गई ना। ठीक है, एज अ रिजल्ट मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन वाइल द रेस्ट वॉज अलाउड। यानी कि आधे से ज़्यादा ट्रेड हमारा ब्रिटेन के साथ होता था, जबकि बाकी हमारे कुछ कंट्रीज़ के साथ हो जाता था जो कि हमारे नेबर में भी आती थी, जैसे चाइना, सेलोन श्रीलंका का जो पुराना नाम है वो सेलोन है। ठीक है, एंड पर्शिया जिसका आज नाम है ईरान। ठीक है, मिडल ईस्ट में कंट्री है ना ईरान, यूएसए और ईरान की काफ़ी आप सुनते हैं, वो चलती रहती है राइवलरी। ठीक है, द ओपनिंग ऑफ द सुएज कनाल फर्दर। सुएज कनाल कहाँ है आपकी, सुएज कनाल आपका रूट है यूरोप में। आपको अगर एंट्री लेनी है ना एशिया से होते हुए तो आपका सुएज कनाल रूट है। मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा, इसमें इमेज भी है, ये देखिए, ये आपका अफ्रीका है। ठीक है, ये आपको इंडिया से अगर ये एशिया पास करते हुए जब आप यूरोप में जाएंगे ना तो ये आपकी क्या है, सुएज कनाल। ये जो बीच में आपकी जहाँ पे रेड सी, मेडिटेरियन सी ये आपको दिख रहा है, ये आपके बीच में क्या है, सुएज कनाल। ठीक है, इस इमेज में आपको सुएज कनाल दिखाई गई है। ठीक है, मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये आपकी यहाँ पे आपकी सुएज कनाल। ठीक है, तो इस सुएज कनाल के थ्रू हमारा क्या होता था, सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था, यानी कि हमारा फॉरेन ट्रेड होता था। ठीक है, यूरोप में, और बाकी हमारा नेबरिंग कंट्रीज में होता था, चाइना में, श्रीलंका में और पर्शिया में। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड थ्रू आउट द कॉलोनियल पीरियड वॉज द जनरेशन ऑफ अ लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस। यानी कि एक्सपोर्ट सरप्लस का क्या मतलब है, ट्रेड सरप्लस का मतलब है
सरप्लस मतलब ज़्यादा, एक्सपोर्ट का सरप्लस यानी हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते थे, इंपोर्ट कम करते थे। ठीक है, हम हालांकि एक्सपोर्ट ज़्यादा करते थे, लेकिन हम एक्सपोर्ट क्या करते थे, रॉ मटेरियल। जाहिर सी बात है, हम कच्चा माल एक्सपोर्ट करेंगे तो उसके बदले हमें कम पैसे मिलेंगे, जबकि फिनिश प्रोडक्ट जो हम इंपोर्ट करेंगे, चाहे हम कम भी करेंगे लेकिन फिनिश प्रोडक्ट के पैसे ज़्यादा होंगे। ठीक है, अब आप सबको पता है कि गन्ना सस्ता होता है, चीनी महंगी होती है ना, तो ऐसे ही रॉ मटेरियल सस्ता होता है। ठीक है, लेकिन तो इसका हमें एज सच कोई फ़ायदा तो होना नहीं था। और उसके अलावा भी जो हमको बेनिफिट होता भी था ना, उसके चक्कर में एक तो जो हमारी एसेंशियल कमोडिटीज़ थी, जो ज़रूरी सामान था हमारा, जैसे कि फूड ग्रेन्स हो गए, हमारे क्लॉथ्स हो गए, केरोसिन हो गए, बिकम कॉन्स्पिशियस बाय देयर एक्यूट स्कार्सिटी, और वो डोमेस्टिक मार्केट में स्कार्स हो गए। क्यों? क्योंकि ये सब कच्चा माल तो हम एक्सपोर्ट करने लगे, हम एक्सपोर्ट करने लगे तो हमारी खुद की मार्केट में ही कमी आ जाएगी, हमारी खुद की मार्केट में कमी आ गई। उसके अलावा जितना भी एक्सपोर्ट सरप्लस से पैसा आता था, उससे ना तो कोई हमारा गोल्ड सिल्वर आया हमारी इंडिया में, बल्कि ब्रिटिशर्स क्या करते थे, ये जो है उनको फ़ायदा होता है ना एक्सपोर्ट सरप्लस से, कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट ही कर रही थी, तो वो इस पैसे का यूज़ कहाँ करते थे, जितनी भी ब्रिटेन की वॉर होती थी, ठीक है, ब्रिटेन की वॉर होती थी, ब्रिटेन का जो एडमिनिस्ट्रेशन में इंडिया पे खर्चा आता था, ठीक है, ये सब पैसे वो यूज़ करते थे अपनी, हमारे जो एक्सपोर्ट के पैसे थे वो अपनी कंट्री के बेनिफिट के लिए यूज़ करते थे, जिसे हम कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ। ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ एक कॉन्सेप्ट है, दादा भाई नरोजी ने दिया था, जिसके अनुसार ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जितने भी हमारे यहाँ पे ट्रेड जो भी होता था ना इंडिया में, उसकी इनकम जो है अपने ही ब्रिटेन में या ब्रिटिशर्स के यहाँ जो ऑफिस थे उनके खर्चे के लिए की। ठीक है, तो हमारा सारा पैसा ड्रेन हो गया। पहले कहते थे ना हमारी इंडिया को सोने की चिड़िया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं डेमोग्राफिक कंडीशन। डेमोग्राफी का क्या मतलब है? डेमोग्राफी होती है आपकी मतलब एज पॉपुलेशन। ठीक है, डेमोग्राफिक में बेसिकली हम बात करते हैं वर्किंग एज पॉपुलेशन की, जो कि आपकी आती है 18 साल से 59 ईयर्स। 18 साल से 59 ईयर्स। ठीक है, 18 साल से 59 ईयर्स के जो लोग हैं, ठीक है, वो जाहिर सी बात है जवान है, वो अच्छे से काम कर सकते हैं, मेंटल लेवल, फिजिकल लेवल, अगर वो हेल्थी है, प्रोवाइडेड दैट वो हेल्थी है, तो वो अच्छे से काम कर सकते हैं, तो वो बनाते हैं आपका डेमोग्राफिक। ठीक है, डेमोग्राफिक पॉपुलेशन होती है वो हमारी। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे उस टाइम पे हमारी डेमोग्राफिक कंडीशन कैसी थी। वेरियस डिटेल्स अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया वर फर्स्ट कलेक्टेड थ्रू अ सेंसस। सेंसस होती है, सेंसस क्या होती है आपको पता है? जनसंख्या, है ना, जनसंख्या आप कैलकुलेट करते हैं, मतलब हर 10 साल में जनसंख्या हम नहीं कैलकुलेट करते, बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कैलकुलेट करता है आज के टाइम पे। तो सबसे पहले जनसंख्या कब की थी ब्रिटिशर्स के टाइम में? 1881 में की गई थी। ठीक है, थ्रू दो सफरिंग फ्रॉम सर्टेन लिमिटेशन इट रिवील द अनइवननेस इन इंडिया। उस सेंसस से, जनगणना, जनसंख्या गिनते हैं उसको क्या कहते हैं? जनगणना। ठीक है, तो उससे हमको क्या पता चला कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है अनइवन है। अनइवन है मतलब हर जगह एक तरह की नहीं है, अलग अलग तरह की है। ठीक है, सब्सिक्वेंटली एवरी 10 ईयर, हर 10 साल में ऐसी सेंसस होती है, अभी भी हो रही है, अभी भी होनी थी 2021 में, कोरोना की वजह से थोड़ी लेट हो गई, अब होगी कंटिन्यू। ठीक है, तो बिफोर 1921, ठीक है, 1921 से पहले इंडिया वॉज इन फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। इंडिया की डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के भी अलग अलग स्टेजेस थी, ये बता रहा है। 1921 से पहले उसकी पहली स्टेज थी, 1921 के बाद ट्रांजिशन हुई, सेकंड स्टेज आई। हाउ एवर नीदर द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया नॉट द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एट दिस स्टेज वॉज वेरी हाई। तो वो क्या कह रहा है, ये जो स्टेजेस थी, फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज, इसमें ना तो पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, और ना ही टोटल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, द वेरियस सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर। सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जो होते हैं हमारी सोसाइटी के डेवलपमेंट को बताएं। डेवलपमेंट मतलब क्वालिटी ऑफ ग्रोथ को बताएं, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, हाइजीन। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? हमारे सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। ठीक है, तो ये सब क्या थे? ये सब नॉट क्वाइट इनकरेजिंग, मतलब बहुत अच्छे नहीं थे। द ओवरऑल लिटरेसी लेवल वॉज लेस देन 60%। लिटरेसी लेवल यानी कि पढ़े लिखे लोगों की संख्या 16% से भी कम थी। आउट ऑफ दिस द फीमेल लिटरेसी लेवल वॉज एट नेग्लिजिबल लो, यानी कि फीमेल की लिटरेसी तो थी ही नहीं। आज भी हम देखते हैं ना कम है, उस टाइम तो थी ही नहीं। ठीक है, ओनली अराउंड 7% थी, यानी कि वो भी अमीरों की, वुमेंस की ही होगी। ठीक है, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी वर ईदर अनअवेलेबल, या तो थी ही नहीं, या जो थी बहुत सारी पॉपुलेशन थी उनके लिए पूरी नहीं पड़ती थी। ठीक है, कंसिक्वेंटली अब हेल्थ फैसिलिटी तो अच्छी हो नहीं, तो उसके रिजल्ट में क्या होगा? पानी से होने वाली बीमारी होंगी, एयरबोर्न डिसीज होंगी, क्योंकि अच्छी ही नहीं है क्वालिटी। वह रैम्पेंट एंड टुक ए ह्यूज टोल ऑन लाइफ, यानी कि उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मौतें होती थी। नो वंडर, इसी की वजह से जो मोर्टालिटी रेट क्या होती है? 1000 लोगों पे मृत्यु दर, 1000 लोगों पे कितने लोग मर रहे हैं, ये होती है मोर्टालिटी रेट। वॉज वेरी हाई, वो बहुत ज़्यादा थी उस टाइम। 1000 लोग पे बहुत ज़्यादा लोग मरे थे। क्यों? क्योंकि लिटरेसी भी नहीं थी, अच्छी कंडीशंस भी नहीं थी, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो लोग तो मरेंगे ही ना। वॉज वेरी हाई एंड इन दैट पर्टिकुलरली द इन्फेंट मोर्टेलिटी। इन्फेंट मोर्टेलिटी क्या होती है? 1 साल
से कम के बच्चे, ठीक है, 1 साल से कम के बच्चे में प्रति 1000 बच्चों में कितनी मौत हो रही है, ये होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। 1 साल से कम बच्चे को कहते हैं इन्फेंट, ठीक है। तो उसमें 1 साल से कम बच्चा और प्रति 1000 बच्चों पर कितनी मौत हो रही है, इसे कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट की मृत्यु दर वो भी ज़्यादा थी, ठीक है, 218 बच्चे 1000 में से मर रहे थे, ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब एक बंदा अब एवरेज कितना जी लेता है, ठीक है, एवरेज एक बंदा कितना जी लेता है अपने पूरे लाइफ स्पैन में, वो होती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वो भी कम थी। यानी कि एवरेज उस टाइम पे लोग बस 32 साल जीते थे, ठीक है, आज के टाइम में 63 साल जीते हैं, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ रिलायबल डाटा, बहुत ज़्यादा डाटा भी नहीं था, इट इज़ डिफिकल्ट टू स्पेसिफाई द एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी एट दैट टाइम, बट देयर इज़ नो डाउट दैट एक्सटेंसिव पॉवर्टी प्रिवेल्ड इन इंडिया इन ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। बहुत ज़्यादा डाटा नहीं है, पर ये जाहिर है कि बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव पॉवर्टी यानी गरीबी, मतलब गरीबी से भी बदतर हालत, दरिद्रता आती है एक्सटेंसिव लेवल पे, ठीक है, विच कंट्रीब्यूटेड टू इंडिया। जो डेमोग्राफी मैंने बताया ना, वर्किंग एज पॉपुलेशन, अब वर्किंग एज पॉपुलेशन हेल्दी नहीं होगी तो डेमोग्राफी तो खराब ही होगी उस टाइम की, ठीक है। तो हमने पढ़ा फॉरेन ट्रेड पे कैसे इम्पैक्ट किया, हमें क्या बना दिया, रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर, फिनिश का इम्पोर्टर, ठीक है। और इसमें डेमोग्राफी में क्या, मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा थी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा थी, तो हमारी डेमोग्राफी भी खास नहीं थी। अब है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मतलब कौन से वर्ग का लोग कैसा क्या काम कर रहा है। ऑक्यूपेशन पूछते हैं ना आपसे, ऑक्यूपेशन क्या है, मतलब कौन व्यक्ति किस तरह का काम कर रहा है, कौन किस तरह से काम करता है, ये देखते हैं हम। ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड द ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया i.e. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्सन अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर शो लिटिल साइन ऑफ चेंज, यानी कि ऑक्यूपेशन में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ कॉलोनियल टाइम में, ठीक है। द एग्रीकल्चर सेक्टर, मैंने आपको पहले बताया एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा लोग आज भी जुड़े हैं, तब भी जुड़े थे, ठीक है। लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्कफोर्स मतलब काम करने वाले लोग सबसे ज़्यादा यही थे, विच यूजली रिमेन्ड एट अ हाई, मतलब 70 से 75% लोग तो एग्रीकल्चर ही करते थे। वाइल द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कितने थे, 10%, ठीक है, और 15 से 20% फॉर ओनली 10% एंड 15 to 20% रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अनदर स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट वॉज द ग्रोइंग रीजनल वेरिएशन पार्ट्स ऑफ द मद्रास प्रेसिडेंसी। अब क्या था, मैंने बताया था ना 3 प्रेसिडेंसीज थी, बंगाल, BBM बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, ठीक है। अब वो क्या बता रहा है, रीजनली भी वेरिएशन थी, मतलब हमारी कंट्री के अंदर भी सेम नहीं था, वेरिएशन थी, ठीक है। तो मद्रास प्रेसिडेंसी में क्या था, जिसमें आज के टाइम का क्या क्या आता है, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, यानी साउथ का सारा हिस्सा आता है मद्रास पे, जो आज साउथ है ना, उस टाइम वो मद्रास प्रेसिडेंसी में था, ठीक है। महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल, ठीक है, विटनेस अ डिक्लाइन इन द डिपेंडेंस ऑफ वर्कफोर्स, ठीक है। मद्रास प्रेसिडेंसी और महाराष्ट्र में और वेस्ट बंगाल में क्या थी, वर्कफोर्स हुई कम, किसमें, एग्रीकल्चर में, ठीक है। विद द कमेंसुरेट इंक्रीज इन द मैन्युफैक्चरिंग, वहाँ पे क्या हुई, एग्रीकल्चर तो कम हुई लेकिन क्या बढ़ा, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज बढ़ गई। हाउएवर देयर हैड बीन इंक्रीज इन शेयर ऑफ वर्कफोर्स इन एग्रीकल्चर, जबकि एग्रीकल्चर कहाँ पे बढ़ा, उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब। उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब में एग्रीकल्चर ज़्यादा था, लेकिन जो हमारा मद्रास प्रेसिडेंसी, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो वहाँ क्या था, वहाँ हमारा लोग मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर में जुड़ गए थे, एग्रीकल्चर कम हो गया था, ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़ा, सारा हमारा ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर पढ़ा, ठीक है। एग्रीकल्चर कहाँ ज़्यादा था, एग्रीकल्चर था राजस्थान, उड़ीसा, यहाँ ज़्यादा। और मैन्युफैक्चरिंग कहाँ ज़्यादा थी, मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा थी आंध्र प्रदेश, केरला। फिर भी हमारी 70% तो एग्रीकल्चर में थी और बहुत कम परसेंट थी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में। अब हम पढ़ते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, ठीक है। अंडर द कॉलोनियल रिजीम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था, जैसे कि रेलवे, पोर्ट्स, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोस्ट, टेलीग्राफ डिड डेवलप। कॉलोनियल गवर्नमेंट ने ये सब चीज़ें डेवलप ज़रूर की, लेकिन हाउएवर उनका ये सब डेवलप करने का रियल मोटिव क्या था, वाज नॉट प्रोवाइड बेसिक अमेनिटीज़। उनको ऐसा कुछ नहीं था कि हम इनके लिए रेल लगा दें, इनके लिए बंदरगाह बना दें तो इनको ईजी हो जाएगा, नहीं, उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए किया था ये सब, ठीक है। बट टू सबसर्व वेरियस कॉलोनियल इंटरेस्ट, मतलब अपने ही इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए। रोड कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया प्रायर टू एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल वर नॉट फिट फॉर मॉडर्न ट्रांसपोर्ट। जो पुरानी रोड्स बनी थी उनके आने से पहले उसमें आप कार वगैरह नहीं दौड़ा सकते थे, मॉडर्न ट्रांसपोर्ट नहीं चला सकते थे। द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, उनको ट्रैवल करना होता था, ठीक है, इस वजह से उन्होंने ये सब बनाई। द रोड्स दैट वर बिल्ड प्राइमली सर्व द पर्पज ऑफ मोबिलाइजिंग द आर्मी विद इन इंडिया, यानी कि जो उन्होंने रोड्स बनाई थी उनका मेन क्या पर्पज़ था, उनका मेन पर्पज़ यही था कि जो आर्मी है, उनकी ब्रिटिश की आर्मी है, उनको अगर इधर से उधर मूव करना है किसी उसके टाइम पे, वॉर वगैरह के टाइम पे, तो वो उस ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सके, ठीक है। ड्राइंग आउट इंडिया आर्मी विद इन इंडिया, और रॉ मटेरियल को इधर से उधर लेके जाना, जो कि वो एक्सपोर्ट करते थे ना बाहर से, वो उन्होंने ट्रेड भी तो करवाते थे वो हमसे, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उसके लिए उन्होंने ये सब बनाया। और बाकी की जगहों पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए उन्होंने ये सब रोड ट्रांसपोर्ट वगैरह डेवलप किया। देयर ऑलवेज रिमेंड एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ऑल वेदर रोड टू रीच आउट ऑफ रूरल एरियाज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। आज भी होता है और तब भी होता था, रूरल एरियाज में पहुँचने के लिए रोड कैसी होती थी, अच्छी कंडीशन में नहीं होती थी। नेचुरली देयरफॉर पीपल मोस्टली लिविंग इन दिस एरिया सफर्ड ग्रीवियसली ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटी।
कैलेमिटीज़, क्योंकि वहाँ रोड्स तो डेवलप होती नहीं है, तो जब वहाँ कैलेमिटीज़ आएगी, रोड पहले ही बेकार है, कैलेमिटी आई, बाढ़ आई तो और रोड ख़राब हो गई, ठीक है, फमाइन आई और रोड ख़राब हो गई, रोड भी ख़राब है, ठीक है, रोड और ख़राब हो गई, और क्या है, ट्रांसपोर्ट भी डेवलप नहीं कर सकते क्योंकि रोड बहुत बदतर हालत में है, तो वो सफ़र करते थे, ठीक है। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रेलवे इन इंडिया इन 1850, कब इंट्रोड्यूस की थी, 1850, और पहली कहाँ थी, बॉम्बे से थाने तक, ठीक है, बॉम्बे से थाने तक 1850 में पहली बार इंट्रोड्यूस की थी, एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ दियर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन, सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन थी रेलवे। हालांकि उन्होंने रेलवे का कंट्रीब्यूशन किया था अपने ट्रेड के पर्पस से और अपनी आर्मी को मोबिलाइज करने के लिए, लेकिन इंडियंस ने उस रेलवे का यूज़ किया आपस में एक दूसरे को जुड़ने के लिए, जिससे हमारे जो फ्रीडम रिवोल्ट्स वगैरह थी ना, जिससे हमें वो जो फ्रीडम, जो भी हमने अपनी फ्रीडम के लिए फ़ाइट की, हम उससे हम एक दूसरे रीजन के लोगों से मिल पाए और अपनी खुद की जो पूरी सेना वगैरह बना पाए, ठीक है। अच्छा, द रेलवे अफेक्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकॉनमी इन टू इंपॉर्टेंट वे, कैसे अफेक्ट किया रेलवे ने, दो तरीके से। ऑन वन हैंड, एक तरफ तो इट इनेबल पीपल टू अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, एक तो लोग अब लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं, देयर बाई जोग्राफिकल बैरियर जो थे वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, और कल्चरल बैरियर भी ख़त्म हो जाएंगे। ऐसे ही तो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, ऐसे ही तो उन्होंने अपने साथ लोगों को जोड़ा था, क्योंकि रेलवे से अब लोग आके जुड़ भी तो सकते थे। इट फोस्टर्ड कमर्शलाइजेशन यानी कि व्यापार बढ़ा चीज़ों का, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, इंडियन एग्रीकल्चर विच एडवर्सली अफेक्टेड द कंपेरेटिवली सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ द विलेज इकॉनमीज, क्या हुआ, व्यापार बढ़ा, उससे क्या अफेक्ट हुई, विलेज इकॉनमी की सेल्फ सफिशिएंसी मतलब पहले विलेज कैसे थे, आपस में ही सफिशिएंट थे, सेल्फ ही सफिशिएंट, जो बनाना होता था खुद ही प्रोड्यूस करते थे, उनको बाहर से किसी चीज़ की जरूरत नहीं होती थी। अब ट्रांसपोर्ट आ गया तो जो वहाँ बन रहा है वो बाहर जा रहा है, अब वो बाहर जा रहा है, तो पहले तो वो जो बनाते थे अपने लिए ही पूरा होता था, अब वो बाहर चला गया तो वो सेल्फ सफिशिएंट तो नहीं रहे ना, तो ये अफेक्ट हुई उनकी चीज़। द वॉल्यूम ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेड अनडाउटली एक्सपेंडेड बट इट्स बेनिफिट रेयरली अक्यूर्ड टू इंडियाज पीपल, ठीक है, यानी कि उसके जो बेनिफिट थे ट्रेड के हुए, लेकिन उसके जो बेनिफिट थे इंडियन के लोगों को नहीं हुए, किसको हुए, ब्रिटिशर्स को हुए। द सोशल बेनिफिट विच दी इंडियन पीपल गेन ओनिंग टू इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे वर दस आउटवेड बाय द कंट्रीज ह्यूज इकोनॉमिक लॉस, यानी कि जो हमें सोशल बेनिफिट हुए थे हमारे ट्रांसपोर्ट वगैरह से, या हमें मिलने जुलने के कल्चरल बेनिफिट्स हुए थे कि हम मिल सकते हैं एक दूसरे से दूर ज्योग्राफी पे भी, ठीक है, वो आउटवेज वो उसके कंपेरेटिवली में बहुत कम था जो हमें लॉस हुआ, इकोनॉमिक लॉस, ठीक है, जो हमारे ट्रेड की वजह से हमें लॉस हुआ, जो हम फिनिश्ड के इंपोर्टर बन के रह गए, रॉ मटेरियल के एक्सपोर्टर बन के रह गए, ठीक है। अलॉन्ग विद द डेवलपमेंट ऑफ रोड एंड रेलवे द कॉलोनियल डिस्पेंशन ऑल्सो टुक मेजर फॉर द लेन्स, हाउएवर इनलैंड ट्रेड एंड सी लेन्स, इनलैंड ट्रेड मतलब पानी, जो पानी के अंदर जो हमारे मतलब उसके अंदर जो पानी है, ठीक है, उसमें ट्रेड, इनलैंड ट्रेड, और सी लेन्स बनाए। हाउएवर दीज मेजर्स वर फार फ्रॉम सेटिस्फैक्टरी, वो इतने सेटिस्फैक्टरी नहीं थे। द इनलैंड वाटरवेज एट अ टाइम ऑल्सो प्रोवाइडेड अन इकोनॉमिक एंड इन केस द कोस्ट कैनाल ऑफ द उड़ीसा कोस्ट, ठीक है, जो हमारा इनलैंड वाटरवेज का ट्रेड था, यानी जो लैंड के अंदर जो पानी था, ठीक है, उसमें जो हमारा ट्रेड होता था, कैसे होगा, शिप्स के थ्रू, और अलग वाटर में जो भी चलने वाले वो बनाएंगे, शिप्स होंगी, यार्ड्स होंगे, इनके थ्रू होएगा ना ट्रेड, ठीक है। अच्छा, दो द कनाल वॉज बिल्ट एट अ ह्यूज कोस्ट, अब ये कौन सी एक कनाल की बात बता रहा है, एक इन्होंने उड़ीसा के कोस्ट पे कनाल बनाई थी, उसमें क्या हुआ, वो जो कनाल थी वो उस पर बहुत ज़्यादा पैसा लगा, ठीक है, गवर्नमेंट के एक्सचेकर से, येट इट फेल टू कम्पीट विद रेलवे, वो कनाल बनी उसमें बहुत ज़्यादा पैसा भी लगा, लेकिन वो रेलवे से कम्पीट नहीं कर पाई। वी सून ट्रावर्स द रीजन रनिंग पैरेलल टू द कनाल एंड हैड टू बी अल्टीमेटली अबैंडन, इसलिए उसको फाइनली खत्म करना पड़ा। द इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्सपेंसिव सिस्टम और इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ, उसके अलावा क्या क्या हुआ, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ आया। सिमिलरली सर्व द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, टेलीग्राफ से ये क्या करते थे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते थे। द पोस्टल सर्वे मतलब डाक सेवा, ऑन द अदर हैंड डिस्पाइट सर्विंग अ यूजफुल पब्लिक पर्पस रिमेन ऑल थ्रू इनएडिक्वेट, हालांकि उसने पब्लिक पर्पस सर्व किया, डाक वालों ने इधर उधर आपको चिट्ठी भेजनी है, डाक भेजनी है, ठीक है, लेकिन वो फिर भी इनएडिक्वेट था, ठीक है। और इस सब के बारे में हम और कहाँ पढ़ेंगे, चैप्टर 8 आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिसमें हम और अच्छे से इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम कंक्लूजन पे, ये हमने क्या पढ़ा था इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, अब हम आते हैं कंक्लूजन पे, ठीक है। कंक्लूजन क्या है, बाय द टाइम इंडिया वॉन इज इंडिपेंडेंस, जब तक इंडिया को उसकी इंडिपेंडेंस मिली तो 2 सेंचुरी यानी 200 सालों का जो ब्रिटिश का रूल था वॉज ऑलरेडी शोइंग, उसने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था इंडियन इकोनॉमी का, जो कि ज़्यादातर असर क्या था, बुरा ही था, ठीक है। द एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज ऑलरेडी सैडल्ड, मतलब वो पहले ही सैडल्ड था विद सरप्लस लेबर एंड एक्सट्रीमली
लो प्रोडक्टिविटी, यानी कि लेबर सरप्लस था, बहुत ज़्यादा लेबर थी, ठीक है, लेकिन इतनी ज़्यादा कमाई नहीं हो रही थी। और एक्सट्रीमली लो प्रोडक्टिविटी, मैंने आपको प्रोडक्टिविटी बताया था ना कि पर हेक्टर लैंड पर हम कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो भी बहुत कम थी। द इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या था, वॉज क्राइंग फॉर मॉडर्नाइजेशन। इंडस्ट्रियल सेक्टर में इन्होंने हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को मॉडर्नाइज नहीं किया था, हमें तो फिनिश्ड जो गुड्स थे उनका इम्पोर्टर बना के रख दिया था ना, ठीक है, उस वो मॉडर्नाइजेशन चाहता था, डाइवर्सिफिकेशन चाहता था कि हम फिनिश गुड्स भी भेजें, ना सिर्फ उसका इंपोर्ट करते रहें। कैपेसिटी बिल्डिंग चाहता था, हम चाहते थे इसमें क्या चाहता था, और हमारा इकॉनमी में इंक्रीज पब्लिक इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ठीक है, ताकि हमारे जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़े। फॉरेन ट्रेड वॉज ओरिएंटेड टू फीड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन, यानी कि मैंने बताया ना आपको, फॉरेन ट्रेड बेसिकली किसको बेनिफिट कर रही थी, ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इंक्लूडिंग द फेम्ड रेलवे नेटवर्क नीडेड अपग्रेडेशन। हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम पे इस चीज़ को अपग्रेड करना था, जो रेलवे नेटवर्क ब्रिटिश के टाइम पे बना था। एक्सपेंशन चाहिए था उसको, पब्लिक ओरिएंटेशन, पहले वो ट्रेड के ओरिएंटेशन से बना था, आर्मी को मोबिलाइज करने के लिए बना था, अब पब्लिक के लिए बनना चाहिए। प्रिवेलेंस ऑफ रैम्पेंट पॉवर्टी, रैम्पेंट मतलब अत्यधिक पॉवर्टी जो है, ठीक है, और जो अनएम्प्लॉयमेंट थी उस टाइम पे, ठीक है, उनको मिटाने के लिए हमें वेलफेयर पॉलिसीज चाहिए थी। इन अ नटशेल, ठीक है, मतलब कंक्लूजन में, द सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंज बिफोर द कंट्री वर एनॉर्मस, यानी कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जो ब्रिटिशर्स की मेहरबानी रही हमारी इकॉनमी के अलग अलग सेक्टर्स पे, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, उसकी वजह पे इतने इनॉर्मस सोशल और इकोनॉमिक चैलेंजेस थे जो हमारे आगे के जो लीडर्स थे उनको वो ओवरकम करने थे, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द चैप्टर, ठीक है। आई मतलब आई सपोज आपको पसंद आया होगा ये चैप्टर, और प्लीज़ अगर आपको पसंद आया और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही बाकी के चैप्टर्स 2, 3, 4 जितने भी इस बुक के चैप्टर्स हैं और बाकी इंपॉर्टेंट बुक्स के चैप्टर आपके लिए कंटिन्यू करूं, और ये सीरीज़ मैं आपके लिए कंटिन्यू करूं, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अगर आप शेयर सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, तो मुझे भी एक अंदर से मोटिवेशन मिलती है कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है। तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।